हेलो बच्चों, क्या हालचाल बेटा सभी लोगों का। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों के लिए, जो भी बच्चे ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं, 11 ट्वेल्थ की, है ना, और साथ में आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं जैसे कि IIT जेईई मेंस, नीट एग्ज़ाम, NDA एग्ज़ाम, आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट लक्ष्य सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, ये आप मान के चलिए आपके लिए क्रैश कोर्स होने वाला है। तो आपके बोर्ड एग्जाम भी पास में होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड के साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्लास को तैयारी करें। आपने कहीं पर भी पिछला कुछ पढ़ा हो, उसके बाद आपके कुछ रिवीजन के लिए ये क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको यूनिट बाय यूनिट, ठीक है, हम लोग का प्लान क्या रहेगा, यूनिट बाय यूनिट हम लोग हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस, कॉन्सेप्ट और फिर उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आगे की तैयारी के लिए भी तुम लोगों के बहुत ज़रूरत उनकी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करें। और आज का जो पहली क्लास है ये आपकी होने वाली इस चैनल पे। ठीक है, तो सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो बच्चों, हम लोगों का जो प्लान रहेगा क्लास का, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग का जो क्लास का प्लान रहेगा, हम लोग का जो क्लास का बच्चों प्लान रहेगा, थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और उस प्लान में हम लोग कवर क्या क्या करेंगे बोर्ड एग्जाम तक, यानी टॉपिक कवर्ड। ठीक है, हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसको सब लोग ध्यान दें। और ये जो आपके टॉपिक है, ध्यान रखना, ये आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी। किसके लिए? बोर्ड्स के लिए। आप किसी भी बोर्ड के हों, CBSE, ISC, यूपी बोर्ड, उन सब के लिए। साथ में और स्टेट बोर्ड भी आपका कोई भी हो, आपके लिए भी क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप इसको बिल्कुल भी टेंशन ना लो। और उसके बाद में जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की या जेई की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले तो मेंस ही होगा बाद में एडवांस है। साथ में आप जो नीट की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, ठीक है, और जो NDA की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं डिफेंस एग्जाम की, इन सभी के लिए ये क्लास बेटा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे यूनिट बाय यूनिट। इसमें पहली हम लोग की बच्चों की जो यूनिट आने वाली है वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को कवर करेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे कि गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस की प्रमेय जिसको आप लोग बोलते हो, गॉस थ्योरम माने गॉस की प्रमेय। उसके बाद वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्शन, उसके बाद में हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक कंडक्शन और ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम का नियम और वैद्युत चालन। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। क्योंकि मैं बाई लैंग्वेज आपको क्लास कराऊंगा, तो आपको कोई भी परेशानी होने वाली बात नहीं है, ना आपको कोई दिक्कत होगी। आप जब क्लास पढ़ोगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपको मीडियम का कोई इशू नहीं होने वाला है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में समझ के नोट्स बनाएं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में समझ के नोट्स बनाएं। और आपको टेलीग्राम चैनल में जोड़ भी दिया जाएगा, तो वहां से आपको पूरा जो भी आपको क्लास कराई जाएगी उसका PDF भी बच्चों आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस। और उसके बाद आपका रिवीजन करवाया जाएगा WSB व्हीट स्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये टॉपिक। और कंपटीशन के दृष्टिकोण से मीटर ब्रिज। ठीक है, तो इतना पहले हम लोग इसको पूरा एक साथ समराइज बेटा करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके बताना कि ये प्लान बेटा आपको कैसा लगा। तो चलिए, आप सभी लोगों की क्लास स्टार्ट की जाती है। और आज का जो पहला लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। किस पर स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पर।
ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो बिल्कुल भी फिजिक्स का भय जिन बच्चों को है, ठीक है, फिजिक्स का फोबिया जिन बच्चों को रहता है कि सर हमको न्यूमेरिकल नहीं आते, हमको कॉन्सेप्ट नहीं आते, हमको फिजिक्स कम समझ में आती है, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, एनी वन, आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है बेटा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मन लगा के तैयारी करें और आपका बिल्कुल जीरो लेवल से आपका रिवीजन और जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके नियरेस्ट हैं, और इसको देखते हुए आपके जो मेन मेन क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अधिकांश पार्ट आपका क्लास में बेटा कवर हो जाए, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए, तो आज की पहली क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और कॉन्सेप्ट को नोट करते जाएं और समझते जाएं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला बच्चों टॉपिक आने वाला है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आने वाला है बोलो? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर होता क्या है, वैद्युत आवेश किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे हम लोग समझते हैं, चार्ज को बेटा हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, और चार्ज के बारे में क्या क्या चीजें हम लोगों को एग्जाम के लिए तैयार होनी चाहिए। सभी लोग ये जानते हो कि वैद्युत आवेश क्या है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो लोग ध्यान से समझें कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वस्तु वैद्युतमय हो जाती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर, जैसे हमारे पास ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ये वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी वस्तु है, इस बॉडी को या इस ऑब्जेक्ट को अगर वैद्युतमय होना है, वैद्युतमय होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, इस पर कोई चार्ज अगर होना है, ठीक है, वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, वैद्युतमय होना है, इलेक्ट्रीफाइड इसको होना है, तो ये क्या कंटेन करेगी? चार्ज, ठीक है। दिस कंसिस्ट चार्ज, जब ये अपने में चार्ज को कंटेन करेगी, जब ये अपने में आवेश को, चार्ज को हिंदी में बेटा क्या बोलते हो? आवेश। जब कोई वस्तु स्वयं में चार्ज को या आवेश को कंसिस्ट करती है तो वस्तु क्या हो जाती है? वैद्युतमय हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। तो वैद्युत आवेश क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, ड्यू टू विच, जिसके कारण, ठीक है, ऑब्जेक्ट और बॉडी, ऑब्जेक्ट और बॉडी विल बी इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है। कोई भी वस्तु क्या होती है जो वैद्युतमय हो जाती है, किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक विशेष गुण, एक विशेष गुण, ठीक है, एक विशेष गुण जिसके कारण, ड्यू टू विच, जिसके कारण बच्चों, ड्यू टू विच वस्तु वैद्युतमय हो जाती है। वस्तु क्या हो जाती है? वैद्युतमय हो जाती है। वैद्युतमय का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रीफाइड, वैद्युतमय हो जाती है, ठीक है। थोड़ा समझ लेना, राइटिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, अभी एक दो क्लासेस में ऐसा होगा, उसके बाद आपको सारी चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से और समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो किसी भी वस्तु का वैद्युतमय हो जाना, किसी भी बॉडी का वैद्युतमय हो जाना किस गुण के कारण आता है बच्चों? तो ये चार्ज के कारण आता है, चार्ज के कारण आता है। और किसी भी बॉडी में चार्ज क्यों उत्पन्न होता है? तो किसी बॉडी में बेटा चार्ज उत्पन्न होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सभी लोग ये जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जितनी भी ऑब्जेक्ट होती हैं, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, रसायन विज्ञान में भी, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है? एटम्स, है ना, परमाणु, हिंदी में कहते हो परमाणु। उसके अंदर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। उसके अंदर बच्चों चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं ताकि तुमको और अच्छे ढंग से कलरफुल चीजें समझ में आए बेटा, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना, बेसिक एकदम, किसी को कुछ भी नहीं आता होगा तो टेंशन फ्री रहो, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आप लोगों ने बच्चों ये पढ़ा है, सपोज दैट, एक मिनट, आप लोगों ने बच्चों ये पढ़ा है कि जैसे
कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या किसी भी वस्तु का जो परमाणु होता है, जिसको हम लोग एटम बेटा बोलते हैं, वो जो एटम होता है, वो जो एटम होता है उसके अंदर, ये जो एटम होता है इसके अंदर सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बाहर मूविंग चार्ज होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पता है ना सभी को? तो एक क्या होता है एटम में, बोलो? एक होता है धन आवेशित प्रोटॉन, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। ठीक है, धन आवेशित प्रोटॉन इनको बोला जाता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स। और साथ में बच्चों क्या होता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, इनको हम लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। सभी को ये बातें पता हैं, ये बेसिक्स हैं, है ना, ये आपको पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस, उसको ई माइनस रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्रोटॉन का चार्ज होता है बच्चों प्लस, है ना। तो किसी भी एटम में जो चार्ज होता है धन आवेश, वो प्रोटॉनों के कारण होता है, और जो ऋण आवेश होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ड्यू टू प्रोटॉन एवरी ऑब्जेक्ट कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एवरी बॉडी कंसिस्ट निगेटिव चार्ज। केमिस्ट्री में भी आपने इन चीजों को पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। अर्थात किसी भी बॉडी में जो प्रोटॉनों का नंबर होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉनों के नंबर के क्या होता है, बराबर। और अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों क्या होता है, निगेटिव। तो आप स्वयं इस बात को सोचें कि जब किसी एटम, जैसे कोई एक एटम है, अगर हम लोग किसी भी एटम की बात करें, किसी भी परमाणु की बात करें, तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। इसलिए बच्चों एटम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात सभी को समझ में आई? जो एटम हो जाता है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी जो उदासीन होगा, जो परमाणु है उसकी प्रकृति क्या होती है, उदासीन। ठीक है, तो एक बात हमको ये समझ में आ गई है, एवरी एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। ये बात सभी को समझ में आ गई? प्रत्येक परमाणु प्रकृति में, है ना, प्रत्येक परमाणु, जो परमाणु होता है बच्चों, ठीक है, जो परमाणु होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। कभी कोई भी आपसे पूछेगा कि एटम का नेचर बताओ, तो बच्चों एटम का जो नेचर होता है वो हमेशा याद कर लेना, वो न्यूट्रल होता है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छे ढंग से तैयार होना चाहिए कि जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। कोई आपसे पूछे ऐसा क्यों होता है, तो अभी हमने क्या बताया, बिकॉज नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं, यानी जो प्रोटॉनों की संख्या है, वो इलेक्ट्रॉनों के नंबर के बच्चों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली बच्चों क्या होगा, न्यूट्रल। क्लियर हो गया? यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जो फ्रैंकलिन वैज्ञानिक था, फ्रैंकलिन, देखो सबसे पहले चार्ज के बारे में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बच्चों वो दिया था गिलबर्ट ने। किसने? गिलबर्ट ने चार्ज को इंट्रोड्यूस कराया था, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, आवेश के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था। तो इसको आप अभी आप इतनी बात समझ लें। और जो फ्रैंकलिन था बच्चों, फ्रैंकलिन, है ना, फ्रैंकलिन जो था वैज्ञानिक है, ये सब वैज्ञानिक ही हैं। फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आवेश की प्रकृति के बारे में लोगों को बताया था। आवेश की प्रकृति, नेचर ऑफ चार्ज, आवेश की प्रकृति को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, नेचर ऑफ चार्ज। तो कभी कोई आपसे पूछे कि चार्ज का नेचर किसने बताया था, तो चार्ज का नेचर बताया था फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन ने क्या किया, अपनी यात्रा के दौरान, ये लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे, लेकिन घूमते घूमते प्रकृति से बहुत कुछ सीखते थे। हमारी तुम्हारे तरीके नहीं होते थे कि घूम के बस केवल टहलते रहें, नहीं, ऐसा नहीं होता था, है ना। आज बहुत कुछ इन लोगों ने अपना योगदान दिया है, इस प्रकृति को बहुत कुछ दिया है, इसके कारण हमारी आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है ना। तो हम लोग हमेशा इनके कृतज्ञ रहते हैं, याद रखा करो। आगे तुमको भी ऐसी पढ़ाई करनी है कि आप भी अपने आप को, है ना, इस प्रकार बनाओ, आपका भविष्य भी इस प्रकार का निर्माण हो, जिससे आप भी आगे भविष्य में कुछ ना कुछ कर सको और इस प्रकृति को, इस समाज को कुछ दे सको। इसके लिए जरूरी क्या है, ज्ञान, एजुकेशन, नॉलेज, है ना, जो आपके माता पिता, आपके पेरेंट आपको दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम शिक्षकों के द्वारा आपको मिल रहा है, ठीक है, तमाम लोगों के द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप मन लगा के चीज़ों को पढ़ाई करें। तो बच्चों शुरुआत कुछ यहाँ से हुई है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कई बार कि जब कोई दो मटेरियल या दो पदार्थ आपस में रब किए जाते हैं, जैसे ये बॉडी ए है और ये बी,
क्यों भाई? जब इनको आपस में रब किया गया तो फ्रैंकलिन ने क्या देखा, इनको रबिंग करने से इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्या हो गया, ट्रांसफर। क्लियर हो गया? जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के गए वहां पर चार्ज क्या आया, पॉजिटिव, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए बच्चों वहां पे चार्ज क्या आया, निगेटिव। ठीक है, तो एक बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसको हम लोग बोलते हैं धन आवेशित। तो किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, और दूसरी बॉडी का चार्ज क्या आया, निगेटिव चार्ज। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसका जानते हो? अब बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जानते हो? जैसे फॉर द एग्जाम्पल इन्होंने क्या बताया था, अभी मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। कि अगर एक ग्लास की रॉड हो, ठीक है, कांच की छड़, ये इसका एक्सपेरिमेंट था बेसिक, और उसको एक सिल्क के कपड़े के साथ अगर रब किया जाए यानी रगड़ा जाए सिल्क के क्लॉथ के साथ, ये सिल्क का एक कपड़ा है बच्चों, सिल्क क्लॉथ, जब इसके साथ इसको रगड़ा गया तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया फ्रैंकलिन को, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। ठीक है, और इस पर चार्ज क्या आ गया, निगेटिव, और दोनों का नंबर बराबर था, 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4, 4 निगेटिव चार्ज। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेन पूरी कहानी बेटा किस बात पे डिपेंड है, ध्यान रखना, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। मेन कहानी किस बात पे आती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। तो कभी भी आपसे पेपर में पूछ दिया जाए कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई बेटा, इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। किसके कारण हुई, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ये बात सभी को समझ में आ गई क्या? ठीक है, जैसा हो सब लोग कमेंट करके बताना कि आपको सारी बातें बेटा समझ में आ रही हैं, कि कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आप लोग जरूर इस बात को कमेंट करके बताएं, है ना, और कोशिश की जाएगी और अच्छे ढंग से तुमको समझाने के लिए। फिलहाल तो मेरा पूरा प्रयास है कि हर एक बच्चे को सारी बात अच्छे ढंग से बेटा क्लियर हो। ये बात सभी को समझ में आ गई क्या? अब जैसे आपको थोड़ा सा एक और हम एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं इन चीजों को। आप ऐसे समझो, जैसे हमारे पास बच्चों एक एटम है ए, ठीक, और दूसरा एटम है प्यारे बच्चों बी। ध्यान से समझना, इस पर 20 प्रोटॉन है और इस पर 20 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन। इस पर क्या है, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट हम लोगों ने ये एज्यूम किया कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले गए। ठीक है, सपोज दैट हम लोगों ने कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन ए से बी में गए। अच्छा, हुआ ऐसा क्यों, जब दोनों की रबिंग कराई गई। ठीक है, तो व्हेन टू बॉडीज रब्ड टुगेदर, when two bodies rubbed together, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, rub together, then electron transferred, then electron transferred from one to another, from one body to another body। ये बात सभी को समझ में आई? जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं, जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं, परस्पर रगड़ी जाती हैं, ठीक है, रगड़ी माने रबिंग, रगड़ी जाती हैं, जब दो बॉडीज आपस में रगड़ी जाती हैं, तो एक बॉडी से या एक वस्तु से, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी में चले जाते हैं, दूसरी में चले जाते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? जब दो बॉडीज आपस में रब करी जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन एक से निकलकर दूसरी में चली जाते हैं। तो क्या इससे रिजल्ट हमको मिला, नंबर वन, नंबर वन। अब आप ध्यान से देखो जरा, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्रोटॉन तो अब भी रहे 20। क्लियर? लेकिन जब 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए तो यहां पे बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन आए। क्या ये बात सभी को समझ में आई, बताओ? और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों आपको ये बात पता चलेगी कि इस पे प्रोटॉन तो अब भी 10 है जो पहले थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले तो 10 थे, 5 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो बेटा टोटल हो गए 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉन। ये बात सबको समझ में आई? अब आप ध्यान से अगर देखो तो यहां पर कौन सा चार्ज ज्यादा है बेटा, प्रोटॉन का ज्यादा है,
और यहाँ पर किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर 20 प्रोटॉन है, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस वाली बॉडी पर, जिसको हम लोगों ने ए बोला है, इस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, धन आवेशित। और इस वाली बॉडी पर बच्चों चार्ज क्या आने वाला है, निगेटिव, अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आवेशित। ये बात सभी को समझ में आ गई। तो कितने टाइप की बॉडीज हो गई बच्चों, दो प्रकार की बॉडीज हो गई, या ऑब्जेक्ट में दो काइंड का चार्ज आ गया। एक को हम लोगों ने क्या बोला, एक को हम लोगों ने बच्चों क्या बोला, एक को हम लोगों ने बोला नंबर 1, एक को हम लोगों ने बोला पॉजिटिव चार्ज। तो सबको समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों क्यों आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है ना, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। ये बात सबको समझ में आई। और दूसरे नंबर पे चार्ज कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे चार्ज आता है बच्चों निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। क्या बोलते हैं, बोलो, ऋण आवेश। और ऋण आवेश बच्चों क्यों आता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। तो अगर किसी भी एक बॉडी में, है ना, अगर किसी एक बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, डिफिशियंसी, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, तो वहां पर बच्चों चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव यानी धनावेश, इसको प्लस क्यू लिखा जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की बच्चों क्या है, एक्सेस, अगर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, एक्सेस माने अधिकता, तो वहां पर बच्चों कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं माइनस क्यू। आई होप सभी लोगों को चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और ये पूरा जो फिनोमिना मैंने आपको भी बताया है, इसको बोला जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, या प्रोडक्शन ऑफ चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, सॉरी, एक मिनट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन बोला जाता है। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। ये जो पूरा फिनोमिना यहाँ पर है, इस पूरे फिनोमिना को बोला जाता है, बोलो, इस पूरे फिनोमिना से जो चार्ज आता है उसको बोला जाता है फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना, यानी घर्षण विद्युत। तो ये बात सभी को समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग। यहां तक सभी पूरी बात क्लियर हो गई है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सारी बातें सभी को समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए आपकी अगली स्लाइड आ गई, वैद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है ना। वैद्युत आवेश को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक कैटेगरी होती है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं धन आवेश। और दूसरी जो कैटेगरी होती है बच्चों, वो होता है निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। इतनी बात सभी को समझ में आ गई क्या। तो एक चार्ज होता है पॉजिटिव और एक निगेटिव। क्लियर हुआ। पॉजिटिव चार्ज आता क्यों है, अभी हमने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज आता है जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और निगेटिव चार्ज कब आता है, जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है। जो एग्जाम्पल आपके कोर्स में है वो ग्लास रॉड वाला तैयार कर लेना, कि अगर किसी कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, सिल्क के क्लॉथ के साथ अगर इसको रब किया जाता है, तो ग्लास रॉड का चार्ज क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव। और सिल्क का चार्ज मेरे बच्चों क्या आता है, निगेटिव। ठीक है, क्यों, चूंकि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं, सिल्क में। तो कभी एग्जाम में आ जाए, घर्षण विद्युत की किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप, जो मैंने अभी पीछे आपको पूरी बात समझाई है, कि जब दो बॉडीज को आपस में रगड़ा जाता है, बाकी टेलीग्राम में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और आप यहाँ से भी नोट्स को बना सकते हो। जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी में चले जाते हैं। इस कारण एक वस्तु पर उपस्थित आवेश धन आवेश और दूसरे पर आवेश ऋण आवेश हो जाता है। when two bodies are rubbed with each other, then one body becomes positively charged and another will be negatively charged. why ऐसा हुआ, क्यों, क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए, दूसरे में। तो एक पर चार्ज आ गया प्लस और दूसरे पर चार्ज क्या आ गया, माइनस। यहाँ तक पूरी बात सबको समझ में आ गई। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया वैद्युत आवेश के प्रकार। ठीक है,
अब थोड़ी कुछ जानकारी ले लो, फिर आगे इनकी प्रॉपर्टीज पे हम लोग चलते हैं। हाँ, यहीं पर मैं आपको थोड़ी बातें समझा देता हूँ। ठीक है, चलो। अब जैसे इस बात को समझना बेटा, पहली बात तो ये हो गई जो आपको ध्यान देना है हमेशा, नंबर वन। पहली बात बेटा आपको ये ध्यान देना है, नंबर वन, पहली बात आपको क्या ध्यान देना है कि जो चार्ज होता है यानी जो आवेश है वो एक अदिश राशि है। चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे कंपटीशन एग्जाम की, तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है अदिश राशि कौन सी है, तो अदिश राशि होती है चार्ज स्केलर। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर का मतलब आप जानते हो, जिनमें केवल क्या हो, परिमाण। हिंदी में क्या बोलते हो बच्चों, अदिश। ठीक है, जिनमें केवल क्या हो, परिमाण हो, डायरेक्शन ना हो। उसके बाद चार्ज होता है, इसकी यूनिट होती है बच्चों कूलाम। क्या होती है, कूलाम। चार्ज की एक और यूनिट होती है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ईएसयू, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और चार्ज की एक और यूनिट होती है बच्चों जिसको बोलते हो ईएमयू, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको बोला जाता है, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर हो गया। और चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला है इसको बोला जाता है विमी सूत्र, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। तो चार्ज का बच्चों जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है Q बराबर AT। ठीक है, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होता है ET। क्योंकि आप जानते हो अभी आगे चल के आपने पढ़ा भी होगा, खैर ये तो हम क्रैश कोर्स आपको करा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बच्चों पढ़ रखा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग सीख लें कि जो चार्ज होता है इसका एक फार्मूला बनता था Q बराबर IT, है ना। तो आई को हम लोग क्या बोलते थे, एम्पियर। आई को हम लोग बच्चों क्या बोलते थे, एम्पियर। और टी को क्या हम लोग बोलते थे, सेकंड। तो यूनिट क्या बन जाती है, एम्पियर सेकंड। तो चार्ज की एक और यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर सेकंड। क्लियर हो गया, यहां तक पूरी बात सभी को समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी को। अब देखो ध्यान से, जो अगला टॉपिक हमारा आने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नीट की परीक्षा में, जेई मेंस के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर होना चाहिए। ये जो भी आप क्लासेस ले रहे हो ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी बोर्ड एग्जाम लगे हुए हैं, क्लियर। और उसके बाद जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके फंडामेंटल या फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फाउंडेशन के लिए भी ये क्लास ले सकते हो। उसके बाद में जो बच्चे नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बच्चों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करो, ठीक है। अभी ये नया यूट्यूब चैनल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, और इस यूट्यूब चैनल को आपको जितना ज़्यादा हो सके समर्थन करना है, सपोर्ट करना है बेटा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। सारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हो, है ना, आपको नोट्स क्लियर हो रहे हो, मेरी बातचीत आपको समझ में आ रही हो, तो आप लोग जरूर अपना सपोर्ट करें, चैनल को लाइक और क्लास को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समर्थन दें, ठीक है। चलो आगे की ओर पढ़ाई भी करते हैं। वैद्युत आवेश के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज, उनमें पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व। ये बात सबको समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व। नाइदर विल बी क्रिएटेड नॉर विल बी डिस्ट्रॉयड, ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हो और ना तो इसको नष्ट कर सकते हो, ठीक है। ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ये केवल क्या होता है, हर वस्तु में आवेश है, लेकिन वो आवेश आया कहां से, वो आवेश आया ड्यू टू द, बोलो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व। जैसे आपने अभी क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि जब हमने कांच की छड़ को यानी ग्लास रॉड को सिल्क के साथ बेटा रगड़ा, जब अपने ग्लास की रॉड को सिल्क के साथ में आपने क्या किया, रब किया यानी रगड़ा, तो सपोज दैट यहाँ पर से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए ग्लास से, और सिल्क में 4 इलेक्ट्रॉन बेटा पहुंच गए। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस पर जितना चार्ज होगा माइनस का उतना ही इस पर चार्ज होगा प्लस का, तो नेट चार्ज तो अब भी जीरो है। और अगर हम बात करें बिफोर रबिंग, तो बिफोर रफिंग भी नेट चार्ज क्या था, जीरो, और रबिंग के बाद भी बेटा नेट चार्ज क्या आ गया, जीरो। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है। अगर हम लोग नेट आवेश की बात करें यानी कुल आवेश, दोनों पे कुल आवेश, तो दोनों पे कुल आवेश अब भी जीरो है। टोटल चार्ज ऑन बोथ, ये क्या है, ग्लास रॉड, ये क्या है, सिल्क का। ध्यान से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कांच की छड़, ये सिल्क की, दोनों पे नेट चार्ज अब भी क्या है, जीरो, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन से पहले भी नेट चार्ज क्या था, जीरो।
इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है, वैद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है। एग्जाम्पल पूछे तो आप इस वाले एग्जाम्पल को बता सकते हो कि जब ग्लास रॉड को सिल के साथ रब किया जाता है तो दोनों पे नेट चार्ज हमेशा क्या आता है, 0। दूसरा बेटा क्या है, आवेश की क्वांटम प्रकृति, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको वैद्युत आवेश हम लोगों ने बोला है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसको हम लोग वैद्युत आवेश कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ये हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के आवेश, चार्ज माने आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का बच्चों। तो एग्जाम में आप इसको पढ़ के जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज होता है। इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे n को क्या बोला जाता है, यहाँ पे n को बोला जाता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और n को, e को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन चार्ज होता कितना है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, दिस इज द बेसिक। और ये चार्ज होता कैसा है बच्चों, निगेटिव। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश की क्वांटम प्रकृति। तो किसी भी आवेशित वस्तु पर, किसी भी चार्ज बॉडी पर जो भी चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होगा, मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, आप ये कह सकते हो। इंटीजर पूरा नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा बेटा, दिस इज ए कंप्लीट नंबर। 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से, 20 ट्रांसफर होंगे, 100 ट्रांसफर होंगे, 1000 होंगे। लेकिन तुम कहते हो 1/2 इलेक्ट्रॉन, 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ हो सकता है ना। तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा वो एक कंप्लीट नंबर होगा। तो जब कभी आपसे परीक्षा में पूछी जाए कि आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन, तो आप हमेशा बताओगे इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज विल बी क्वांटाइज्ड। और चार्ज का फार्मूला क्या है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। इसके एग्जाम्पल भी हम लोग अभी आगे न्यूमेरिकल में लगाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एक एग्जाम्पल लोग करके देखते हैं, यहाँ पे आपको और अच्छे ढंग से चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि हमारे पास एक कॉपर की प्लेट है, हमारे पास बच्चों एक तांबे की प्लेट है, और हमारे पास एक दूसरी तांबे की प्लेट है, ये 1 और ये 2, एक 1 और एक 2, ठीक है। और इससे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन निकल करके ए से बी पे जाते हैं। तो अब आप ये बताओ, अगर हम लोग बात करें चार्ज ऑन ए, बिल्कुल बेसिक समझो, शुरुआत से है। अगर हम लोग बात करें बच्चों ए पर आवेश, बहुत ध्यान से समझें, सारी बातें आपको समझ में आएंगी स्पष्ट रूप से, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, Q इज इक्वल टू एन ई। लेकिन आप क्या जानते हो, जब ए से बी में चार्ज आएगा तो ए पर 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, डिफिशियंसी। और कमी का मतलब बच्चों क्या होता है, प्लस। इसका मतलब प्लस एन की जगह 10, और इलेक्ट्रॉनों का चार्ज क्या आ गया, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। इसको आप लोगों ने लिखा 1.6 गुणे 10 की घात, ये 10 है, और ये 10 की घात माइनस 19 है। आधार समान तो पावर ऐड की जाती है, सब लोग जानते हो ये। तो ये हो जाएगा माइनस का 18। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। पहले क्या था, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ये 10 की घात 1 है ना, और 1 माइनस 19 माइनस 18, और इसकी बच्चों यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, कूलाम। ठीक हो गया। और इसका नेचर बच्चों क्या है, इसका नेचर है पॉजिटिव चार्ज। कैसा नेचर है बोलो, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलो अब अगर हम लोग बात करें चार्ज ऑन बी, अगर हम लोग बी पर चार्ज की बात करें बच्चों, बी पर चार्ज हम लोग सीसी फार्मूले को लिखेंगे, Q इज इक्वल टू माइनस एन ई। क्यों, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी पर गए हैं, तो बी पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो चार्ज क्या आता है, माइनस। यहाँ पर वैल्यू को रखोगे तो माइनस का 10, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। यानी सेम वही आंसर आने वाला है, बस साइन केवल आपका बदल जाएगा। तो माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 है ना, पावर वही रहेगी, और यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, कूलाम। क्लियर हो गया। और चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज। बताइए ये एग्जांपल सबको समझ में आया, सभी लोग कमेंट करके बताना, सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल अगर आपका आ जाए बेटा, है ना,
और आपसे कभी भी ये पूछ दे कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जाए, क्या दिया जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपसे क्या पूछा जाए कि आप ये बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर हुए और उसकी वैल्यू भी आप बताओ, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हो। दिस इज, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हो, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। आप इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी बताएं, यहां तक सभी लोगों को बेटा सारी बात क्लियर हो गई है ना? तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड, और इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा बच्चों क्या होता है, कंजर्व। ठीक है, सभी को पूरी बात समझ में आ रही है? और चार्ज की अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। चलिए, अगली प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, थर्ड नंबर में, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय, विजातीय माने क्या होता है, अनलाइक, है ना, सजातीय माने क्या होता है, लाइक, लाइक जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, और जो अनलाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो सजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए खाली स्लाइड लेकर के हम लोग इन बातों को समझ लेते हैं कि कैसे चार्ज एक दूसरे को, इसको तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कूलाम का नियम, है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, ये थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो क्या प्रॉपर्टी बोलो, जैसे मान लो कोई चार्ज है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि लाइक चार्जेस, अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस को हिंदी में क्या कहते हो, सजातीय आवेश, है ना। सभी लोग ध्यान से समझेंगे भाई, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। सजातीय आवेश, किसी को नहीं लगना चाहिए कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए दोनों प्रकार के माध्यम में चीज़ों को ध्यान से समझो। इसको कहते हैं इंग्लिश, है ना, हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण कहलाता है इंग्लिश। तो हम लोग इंग्लिश में क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो लाइक चार्जेस का मतलब क्या हुआ, जैसे एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा भी चार्ज है प्लस क्यू, तो ये लाइक चार्ज हुए, तो इनके बीच में हमेशा क्या लगेगा, रिपल्सन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, रिपल्सन, रिपल्सन माने प्रतिकर्षण। और अगर मान लो कहीं पर एक चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू, और एक चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू, तो इनके बीच में रिपल्सन ना होकर के इनके बीच में बच्चों क्या लगेगा, अट्रैक्शन। ये बस समझ में आ गई। तो एक होगा, इसको बोला जाता है प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन माने प्रतिकर्षण बल, नोट्स आप लोग बना लेना। और आकर्षण, ये क्या है, अट्रैक्शन को क्या बोलते हो, आकर्षण बल। आज पहली क्लास है इसलिए पहले अभी ध्यान से समझो, धीरे धीरे स्पीड को और तेज कर देंगे क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम भी पास में आने वाले हैं, तो आपको हर बात अच्छी तरीके से समझ में आ भी जाए और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए, है ना। इसको बोलते हो रिपल्सन फोर्स, कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स। और इसको बच्चों क्या बोला जाता है, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन, ठीक है। तो जिसका भी शुरुआत में नुकसान हो चुका है, बैकलॉग लग गया, किसी कारण बस आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो टेंशन फ्री हो, सारी चीजें तुमको अच्छे ढंग से समझ में अब आएंगी और आप भी अच्छा स्कोर करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में, है ना। और साथ साथ आपका बेसिक फाउंडेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठोगे तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी इस लेवल की हो चुकी होगी कि आपको बिल्कुल भी बच्चों परेशान नहीं होना है, ठीक है। अनलाइक का मतलब होता है विजातीय आवेश, कौन सा आवेश, विजातीय। तो एक आवेश होता है बच्चों सजातीय और एक आवेश क्या होता है बोलो, विजातीय। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। तो चार्ज की तीनों प्रॉपर्टीज बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने चार्ज की पढ़ी, वैद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी, आवेश की क्वांटम प्रकृति। तीसरी प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी बोलो, कि जो सजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सभी को राइटिंग तो समझ में आ रही होगी, ज़्यादा बेहतरीन नहीं हमारी राइटिंग, लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि तुमको सारी बातें समझ में आ जाएं, ठीक है। और अब हम लोग आ गए अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बोर्ड्स के लिए, है ना। और उसके अलावा भी एवरी कंपटीशन एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम या कूलाम्स लॉ। क्लियर हो गया। कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने ये कहा कि देखो ऐसा है कि कोई भी दो चार्ज अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे जाएं, व्हेन टू चार्जेस आर केप्ट एट स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट, तो इनके बीच में एक वैद्युत बल कार्य करता है, ध्यान रखना। और वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, क्या लिखा है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणन के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर हो गया? जैसे ये चार्ज Q1 और ये Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? R। तो कूलाम भाई साहब ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब चाहे प्लस में हो चाहे माइनस चार्ज, हमको लेकिन हमेशा क्या लेना है? परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। और दूसरी बात कूलाम ने क्या बताई कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे एग्जाम में लिख के आओगे और उसके बाद आप जब इनको कंबाइन करोगे तो बच्चों फार्मूला क्या बनेगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बाद में आपको क्या लिखोगे? F इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये हटाया गया तो एक नियतांक आया कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये फार्मूला बच्चों आपका कहलाता है कूलाम के नियम का सूत्र, फार्मूला। और उसके बाद में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और ये बच्चों हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। तो जब कभी आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए कूलाम्स लॉ क्या है, व्हाट इज द कूलाम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आप बताओगे कि कूलाम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगता है वो आवेशों के गुणन के, परिमाणों के गुणन के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। और बच्चा न्यूमेरिकल के लिए भी, एक न्यूमेरिकल के लिए भी और आपके पेपर के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम। यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? जल्दी से बताएं भाई, क्या कूलाम का नियम सभी बच्चों को क्लियर है? क्या बताता है कूलाम का नियम? दो आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल, इसको Fe भी कहते हो। देखो यहाँ डायग्राम में Fe लिखा हुआ है ना, तो Fe से कंफ्यूज ना होना बेटा। Fe को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां तक पूरी बात सभी को क्लियर है? अब कुछ बातें आप लोग ध्यान से समझे। जैसे सपोज दैट, थोड़ा कलरफुल कर लिया जाए, ठीक है, रंगीन हो जाएगी दुनिया जब रंगीन होंगे हम। अब जैसे मान लो यहां पर सपोज दैट, जैसे ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है बच्चों Q2। ठीक, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट, इनको बेटा ध्यान से समझना, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। ठीक है। अब जैसे ये चार्ज है Q1, ये Q2, ये R, और बीच में बच्चों एयर है। क्या है? एयर। तो आप लोग ये जानते हो कि जो एयर होती है, जब दो चार्जेस के बीच में एयर होगी, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जब दोनों चार्जेस के बीच में बच्चों एयर होगी तो फार्मूला क्या लगेगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। एप्सिलॉन नॉट से तो इंट्रोडक्शन आपका जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनका नहीं होगा, बाकी लोगों तो पढ़ाया गया होगा, मैं एक बार बता देता हूं। एप्सिलॉन नॉट को बच्चों बोलते हो परमिटिविटी, परमिटिविटी है ना, ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हो गया। बाकी ये पूरा नियतांक है, कांस्टेंट है, टेंशन ना लो। तो पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर ये चार्जेस जो आपको दिए हैं Q1 और Q2, है ना, जो R डिस्टेंस पर हैं, अगर इनके बीच में कोई मीडियम हो, जैसे डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलते हो? परावैद्युत। डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलते हो? परावैद्युत। डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलते हो? परावैद्युत, है ना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम परावैद्युत, जैसे कि वैक्स यानी मोम, है ना, जैसे कि पेपर यानी कागज, जैसे कि ऑयल, लुब्रिकेंट भी है ना, जैसे कि वाटर। ये सारे क्या है बताओ? ये सारे क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। ये सारे बच्चों क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। जब इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा होगा तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे Fm, है ना। यहाँ पर बोलेंगे Fa, एयर की प्रेजेंस में, यहाँ पर मीडियम की प्रेजेंस में। और फार्मूला क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K आ जाएगा यहाँ पर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बाकी एज इट इज वैसा ही रहने वाला है जैसा आप लोगों ने पढ़ा। ये बात समझ में आ गई? दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और दैट इज इक्वेशन नंबर 2।
और बच्चों यहाँ पर के को बोला क्या जाता है, यहाँ पर के को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक। यहां तक पूरी बात सबको समझ में आ गई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। ठीक है, इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। और अगर इन दोनों को हम लोग ध्यान से देखें तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि एफ एम इज इक्वल टू एफ एफ एम इज इक्वल टू यहाँ पर बच्चों क्या है, एफ ए अपॉन के। अगर हम लोग इनको डिवाइड कर दें, है ना, अगर हम लोग इनको डिवाइड कर दें, अगर हम लोग इनको डिवाइड कर दें मेरे बेटे, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए अपॉन के, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ए था और डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में एफ एम हो गया। वायु की उपस्थिति में वैद्युत बल एफ ए था और माध्यम की उपस्थिति में एफ एम हो गया। तो इस वैद्युत बल का मान पहले से घट गया यानी डिक्रीज हो गया। इस बात को अपनी अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या कि परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, परावैद्युत की उपस्थिति में, परावैद्युत की उपस्थिति में वैद्युत बल का मान, किसका मान, वैद्युत बल का मान, परावैद्युत की उपस्थिति में वैद्युत बल का मान घट जाता है। क्लियर। इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तैयार कर लेना। इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक यानी डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा यानी ये वैद्युत बल, वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये बातें आपको तब एग्जाम में करके आनी है जब आपसे पूछी जाए। तो आपके जेई के पेपर में, बोर्ड्स में, है ना, जेई के पेपर में आपके बोर्ड्स में ध्यान रखना, आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, है ना, या फिर आपका कोई बोर्ड हो एनीवन, और नीट के एग्जाम में, है ना, नीट के एग्जाम में इसके क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग बेटा अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? क्या ये बात सभी बच्चों को बेटा क्लियर है? जल्दी सब लोग कमेंट करके बताएं बेटा। ठीक है, सभी लोग आंसर को और जल्दी से बताएं। मेरी कोशिश ये कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया जाए जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से पूरे टॉपिक को अच्छे ढंग से बेटा समझ सकें। आप आसानी से पूरे टॉपिक को अच्छे ढंग से बेटा समझ सकें। ठीक है, नोट्स आप लोग जरूर बनाते रहें और जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, है ना, लाइक जरूर करो, जितना ज़्यादा हो सके लाइक जरूर करो। ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में अगर आपको क्लास समझ में आ गई हो, और चैनल को तो सब्सक्राइब ही करो। ठीक है, ये नया चैनल तुम्हारे लिए बनाया है, इससे आपको अच्छे ढंग से सारी बातें समझ में बेटा आ जाए। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। कूलाम का नियम सबको क्लियर हो गया है? कूलाम का नियम सभी को समझ में आ गया? तो अभी हम लोगों ने बेटा क्या क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। पहली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ये देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट समझा, फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में बताया था, ये समझा। चार्ज का नेचर बेटा हम लोगों ने समझा कि धनावेश और ऋणावेश होता है। फिर हम लोगों ने देखो एग्जाम्पल इसका समझा, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है ना। फिर हम लोगों ने देखो यूनिट डायमेंशन ऑफ फार्मूला चार्ज का समझा, आवेश का, वैद्युत आवेश के गुण स्टडी कर लिए, है ना। अगली स्लाइड में देखो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको लगा के दिखाया कि प्रॉब्लम कैसे लगाओगे। उसके बाद में आपकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको अलग अलग डिस्कस हम लोगों ने देखो ये किया है। लाइक चार्जेस क्या है, लाइक चार्जेस क्या है, कूलाम का नियम क्या, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। और उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया है कि जब चार्जेस के बीच में एयर नहीं होगी तो फार्मूला होगा 1/4πε0, और जब चार्जेस के बीच में एयर होगी, सॉरी, तब होगा 1/4πε0। लेकिन चार्जेस के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक को भर दोगे, परावैद्युत माध्यम को रख दोगे, तो फार्मूला क्या बनेगा? 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो एक प्यारा सा फार्मूला आपके पास में आ रहा है, एफ एम बराबर एफ ए अपॉन के। और ये हमको क्या बता रहा है? के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एफ एम की वैल्यू बेटा उतनी कम होगी। इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस, यानी परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में वैद्युत बल का मान सदैव घट जाता है यानी कम हो जाता है। क्लियर हो गया? यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगली स्लाइड देखो आती है वैद्युतशीलता। इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी होता है बेटा, ये इसको करेक्शन कर देते हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी।
ठीक है, परमिटिविटी। देखो ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हो। क्या बोलते हो? परमिटिविटी यानी वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है, यानी निर्वात की वैद्युशीलता, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बात सबको समझ में आ गई? अब जो कूलाम्स लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला था वो देखो, F इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लोगों ने ऐसे भी लिखा, F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 Q2। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बच्चों के आ गया Q1 Q2 अपॉन F इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, F इंटू 4 पाई, ऐसे करके ऐसे, समझ में आ गया? अच्छा, चार्ज की बच्चों यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर बन गया। और फोर्स की यूनिट बच्चों क्या होती है, न्यूटन। और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, उसका स्क्वायर हो गया। तो बताओ, कभी आपसे पेपर में पूछा जाए एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है, ठीक है, मात्रक क्या है एप्सिलॉन नॉट का, तो होगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और वैल्यू क्या है, 8.85 10⁻⁻12 है ना। और यूनिट तो हमने आपको बताई दी है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर आपको इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना हो तो क्या लिखोगे, याद तो होगा सबको, m-1 l-3 t⁴ और a⁴ याद है ना सभी को? किसी को लग रहा हो नहीं याद है तो बताना, तो अगली क्लास में हम इसको सॉल्व करके भी दिखा देंगे। वैसे यहाँ पर देख लो, जो कूलाम होता है, आप यहाँ पे इस फार्मूले में अगर वैल्यू को रख दोगे तो एप्सिलॉन नॉट में कूलाम को 80 लिखते हो ना, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन न्यूटन को क्या लिखते हो, MLT-2, MLT-2। और मीटर स्क्वायर को क्या लिखोगे, l⁵2। तो बताओ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो, m-1 l² l³ ऊपर ले जाओगे तो l-3 t⁻⁻2 ऊपर ले गए तो t⁻2 पहले से था t⁻4 और a⁵ क्या बन गया, 2। तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला हो गया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? मन लगा के देखो, तैयारी करो। ठीक है, आपका 3-4 महीने सिलेबस जितना भी पीछे रह गया हो, ये क्रैश कोर्स है। इतना काम आपको अच्छे ढंग से करा दिया जाएगा कि आपको एग्जाम में कोई समस्या या कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो, आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हो, आसानी से प्रश्नों को कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी लोग इनको रिवीजन बस अच्छे ढंग से करो। एक बार आप इसके नोट्स बनाओ, एक टेलीग्राम चैनल बना दिया जाएगा, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा, आप लोग उसमें जुड़े रहेंगे। ठीक है, आपको उसमें नोट्स भी इसके मिल जाएंगे। और लेकिन थोड़ा सा एक काम करना, जितना ज़्यादा हो सके, अब चूंकि एग्जाम का टाइम आपका पास में आ रहा है, तो आप इसको सिलेबस को तैयार करो, लर्न करो, रिवाइज करो बेटा, जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करो, है ना। रिवीजन से आपकी तैयारी अच्छी है। तो बच्चों, आज की ये पहली क्लास थी। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। सारी बच्चा पार्टी को सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस आप लाइक और शेयर करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप नए हैं तो। और सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करें और रिवीजन अच्छी तरीके से करें। आपको खतरनाक लेवल के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट, वन लाइनर, है ना, और फाउंडेशन के हिसाब से आपको सारी चीजें हम बहुत अच्छे ढंग से बताते रहेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस आप मन लगा के बच्चों तैयारी को करते रहें। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो आपका, अभी तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं सारे, आगे चल के आपकी लाइव सेशन भी लगाए जाएंगे। जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे, है ना, तो आपका लाइव सेशन लगा देंगे, उसमें भी हम आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, है ना। तब तक आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो से बेटा काम चलें। ठीक है, तो सभी लोग मन लगा के तैयारी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।